मैं कमिंग सर? यस प्लीज कम, बैठिए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। आपका नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है? जी सर। आप अपना मास्क उतारना चाहेंगे? जी। उतार लीजिए। थैंक यू सर। कोई सिम्टम्स तो नहीं है कोविड के आपको? नो सर। अब तो एग्रीकल्चर से हैं तो बॉटनी आपने पढ़ी होगी, जी सर। जूलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। क्या है ये कोविड, क्यों होता है किसी को, क्या चीज़ है बेसिकली, इसमें पैथोजन क्या है? जी सर, इसमें कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस जब भी किसी, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सेल्स है उसके ऊपर रिसेप्टर्स इससे मैच करते हैं या नहीं। ठीक है। अगर इसके ऊपर जो स्किन के इसकी जो सेल्स है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो अगर हमारी सेल्स से मैच करते हैं तो ये उनको जाके इन्फेक्ट करता है और अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है हमारी सेल में। वायरस में डीएनए भी होता है? जी, कुछ वायरस डीएनए रहते हैं लेकिन कोरोना वायरस में आरएनए है। तो ये आरएनए जाकर हमारी सेल्स का जो न्यूक्लियस रहता है उसके, हमारी सेल्स के डीएनए को जाकर अपनी इंफॉर्मेशन में कैप्चर करता है। कोरोना वायरस तो पहले भी थे, मर्स भी था, सार्स भी था। जी सर। तो इसको फिर कोरोना वायरस क्यों कहा है, तो उनसे अलग है लेकिन? जी सर, कोरोना वायरस पहले भी था लेकिन इसमें जैसे म्यूटेशन होते रहते हैं तो ये प्रीवियस जो सार्स जो पहले था। तो सार्स का म्यूटेंट है? जी सर, SARS-CoV-2। सार्स का म्यूटेंट है? जी सर। या सेम फैमिली का है लेकिन म्यूटेंट नहीं है? सर उसी फैमिली का है बट मुझे ये पता नहीं कि उसका म्यूटेंट है एग्जैक्ट। नहीं, म्यूटेंट कैसे उसका? नहीं, ऐसे तो कहीं रिपोर्ट नहीं कि म्यूटेंट है उसका। मतलब फैमिली सेम है, जैसे मर्स का म्यूटेंट सार्स नहीं था। जी। सार्स का म्यूटेंट SARS-CoV-2 तो नहीं माना जा रहा है, फैमिली सेम मानी जा रही है मेरे ख्याल से। बहरहाल, तो ये बताएं कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जी सर, कैसे काम करती हैं, और अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी या कोविड होने के बाद भी फिर से कोविड हो जाता है किसी को? सर ये डिपेंड करता है हमारे जो शरीर में जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारी लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस कुछ सेल्स रहती है वो एक्टिव होती है और वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीजन और पैथोजन एक ही बात है, या पैथोजन का कोई पार्ट एंटीजन है या एंटीजन का कोई पार्ट पैथोजन है? जी सर, एक पैथोजन एंटीजन की तरह बिहेव करता है और भी पार्टिकल्स हैं। क्या पूरा पैथोजन एंटीजन होता है या पैथोजन का कोई पार्ट एंटीजन होता है? सर इसमें पूरा पैथोजन भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है और उसका कोई पार्ट भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि एक बार कोविड होने के बाद, जी, एंटीबॉडीज़ बनने के बाद फिर से कोविड हो जाता है? सर ये डिपेंड करता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो कितनी बनी है बॉडी में और उनमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है मेमोरी सेल्स, वो कितनी मेमोरी उस पर्टिकुलर जो वायरस एंटर किया है उसके बारे में अपनी मेमोरी को सेव करके रखती है फ्यूचर के लिए। कोविड वैक्सीन की 3 टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं? मतलब जैसे फाइजर मॉडर्ना किस तकनीक पे काम करता है, कोविशील्ड किस पे है? सर एग्जैक्टली तो इनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कोविशील्ड है इसमें माइल्ड जो चिंपैंजी है उसमें जो पाए जाने वाला वायरस है उसकी सेल्स को यहाँ पर एंटर किया गया एंड उसकी सेल्स को एंटर किया गया, उसमें पाए जाने वायरस को यूज किया गया। उस वायरस को हमने वेक्टर की तरह यूज़ किया है या उसको हमने मतलब वैक्सीन की तरह यूज़ किया है? सब वेक्टर की तरह। हाँ, तो फिर वेक्टर है ना, वैक्सीन तो नहीं है ना। एंड कोवैक्सीन में जो कोरोना वायरस है उसी का माइल्ड फॉर्म यूटिलाइज किया गया है। ठीक है। और कुछ जो वैक्सीन्स रहती है उनमें हम इसी का mRNA यूज करते हैं। mRNA तकनीक पर पहली वैक्सीन शायद बनी है दुनिया के इतिहास में। जी ठीक है। आप एग्रीकल्चर में सब बातें पढ़ते होंगे थोड़ी बहुत? जी सर। आपका नाम बड़ा सुंदर है प्रहलाद, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम एरिया तय कर सके कहाँ से आपसे बात करें। जी सर। सर मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले के खवारानी गांव का रहने वाला हूं और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला से मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, महाराष्ट्र चले गए थे आप? जी ठीक है। उसके बाद मेरा MSc जो था वो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। एंड सर मेरी हॉबी है रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड कुकिंग। तो एग्रीकल्चर में ही आपकी रिसर्च है पूरी और का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर है? जी सर। UPSC में। बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर में कल्चर का क्या मतलब है?
सर इसमें बहुत सारे, जैसे एग्रीकल्चर में हम 2 तरीके से काम करते हैं। एग्री मीन्स क्रॉप्स एंड कल्चर मीन्स उनका कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है कि उसमें हम प्लॉगिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, तो डिफरेंट वे जो रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे कल्चर एज ए यूटिलाइज किया जाता है। तो जो हम संस्कृत के लिए कल्चर यूज़ करते हैं, क्या उस कल्चर और इस कल्चर में कोई कनेक्शन बनता है या केवल संयोग है? सर इसका एग्जैक्टली तो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कल्चर है इसमें कल्टीवेशन, जो हमारा जो कल्चर रहता है जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डिफरेंट, और यहाँ पे जो कल्चर है वो कल्टीवेशन से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ यूटिलाइज होता है। अगर हम देखें साउथ में तो वहाँ पर जो राइस का कल्टीवेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन की डिफरेंट विधियाँ हैं, जहाँ पर पानी किस टाइप से देना है, साउथ में किस टाइप से पानी देना है, फ्लडिंग, तो कहीं ना कहीं कल्चर और जो यहाँ पर कल्टीवेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ाव है। प्रहलाद की क्या कहानी है हमारे हिंदू धर्म के इतिहास में? जिससे जो प्रहलाद है वो विष्णु पुराण में एक कहानी है जिसमें प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं, लेकिन उनके फादर जो रहते हैं उनकी भगवान विष्णु से एक शत्रुता रहती है। तो प्रहलाद को वो कहते हैं कि आप विष्णु भगवान की जगह मुझे भगवान मानो। तो प्रहलाद के दिमाग में तो विष्णु भगवान की जो छवि बनी हुई है वो एक तरह से प्रेम, उन्हीं के प्रति प्रेम है, तो वो मना करते हैं। तो फिर फादर को गुस्सा आता है और वो उनको डिफरेंट टाइप से मारने की, जैसे पहाड़ से फेंक देते हैं, फिर सांप से एक बार कटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट एंड फाइनली और जो उनकी बुआ है प्रहलाद की, होलिका, उसकी गोद में भी उनको बिठाते हैं ताकि वो जल जाए होलिका दहन के रूप में। तो फिर भी प्रहलाद बच जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनली विष्णु भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं और उनके जो फादर रहते हैं हिरण्यकश्यपु, उनको उनका वध कर देते हैं। सर क्यों अवतार लेना पड़ा विष्णु जी को? तो वैसे ही मार सकते थे। सर विष्णु जी के पास बहुत सारी पावर थी तो पहले भी मार सकते थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यपु था उनको एक वरदान था कि ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना दिन में ना रात में, ना घर के बाहर ना अंदर, कोई नहीं मार सकता उनको। तो विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। ये वरदान दिया किसने था? सर ये वरदान देवताओं ने दिया था और शायद ब्रह्मा जी ने दिया था। अच्छा जी। तो ये जो नरसिंह अवतार की धारणा है जी सर, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा प्राणी जिसका सिर शेर वाला है और बॉडी ह्यूमन बीइंग वाली है। हम गणेश जी के मामले में देखते हैं कि बॉडी ह्यूमन बीइंग जैसी है और सिर हाथी का है। जी। इसी को आपकी बायोटेक्नोलॉजी में जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जी सर। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो हमें मिथकों में दिखता है, धर्म में दिखता है, और जो रियल डेवलपमेंट्स हैं उनमें कितना मैच है? क्या अभी ऐसी संभावना बन पाई है बायोटेक्नोलॉजी में कि हम किसी व्यक्ति का गर्दन के ऊपर का हिस्सा चेंज कर सकें? क्या विज्ञान वहाँ तक पहुँच पाया है अभी? जी सर, अभी तक जो विज्ञान है उसमें अगर हम किसी दूसरे जीव का अगर कोई भी अंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके सेल में जो डीएनए रहता है वो किस टाइप की प्रोटीन्स बना रहा है, और उसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के लेवल पे अभी मैचिंग नहीं है पूरी तरह। अभी तक बाकी एनिमल्स के कौन कौन से अंग हमने ह्यूमन बींग्स में अप्लाई करके देखे हैं जो सफलतापूर्वक हो गए? जी सर अभी हाल ही में हमने जो पिग है उसके लिवर को ट्रांसप्लांट किया था एक व्यक्ति में जो 1 महीने तक जीवित रहा था। और हार्ट भी पहले कर चुके हैं पिग का, तो शायद हम सर एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। पिग का हार्ट तो पहले ट्राई कर चुके हैं, कई बार ट्राई कर चुके जी हैं। और इसके अलावा? सर इसके अलावा मुझे अभी तो पता नहीं। किसी और एनिमल का कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी? सर पिग है एंड माइस इज, जो माइस रहता है उसकी सेल्स पे ह्यूमन के से रिलेटेड काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं प्रोटीन्स को लेकर और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको लेकर। कौन कौन से अंग ऐसे हैं जिनमें ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है? वैसे हम बेशक ह्यूमन डोनर से ही लें लेकिन किसी में यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें जो आई का रेटिना है वो हम कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर इतना ही अभी तक हो पाया है। किडनी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सर। ह्यूमुलिन क्या है? सर ह्यूमुलिन अभी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप पूछिए सर। थैंक यू सर। प्रहलाद, आपके पिताजी कृषि किसान हैं जी, और चूँकि आपका विषय एग्रीकल्चर है तो ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा खेतों में। जी सर। तो कौन सी फसलें उगाते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी सीजन वाइज जो क्रॉप लेते हैं उसमें अगर हम खरीफ की बात करें बारिश के समय तो बाजरा,
ज्वार होता है, एंड रबी जो सीजन रहता है उसमें हम जो वीट एंड बार्ले, ये 2 क्रॉप करते हैं। ये बताइए कि जब हम कृषि की तकनीक की बात करते हैं जी सर। तो मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स में क्या अंतर देखते हैं आप? सर दोनों तकनीकों को जब हम देखते हैं तो मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड्स को जनरली यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स बनाते समय, मीन्स जब वैरायटी डेवलप करते हैं तो चूँकि इनमें जो डिप्लॉइड है उसका आधा ही क्रोमोसोम है, तो आधी जीन जो इनकी है, मीन्स कह सकते हैं कि जो आधे क्रोमोसोम है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जो इनका डेवलपमेंट है सर वो बहुत कम होता है। मीन्स अगर हाइट हम 5 फीट लेके चले तो यहाँ से 1 या 2 फीट ही हाइट का प्लांट होता है, और इसमें पूरे जो कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते पूरी तरह। अच्छी बात है। देखिए राजस्थान में खीरा ककड़ी की फसल को हम उगाते हैं जी। एक मांग ये होती कि ककड़ी में या खीरे में या मान लीजिए तरबूज में जी बीज नहीं हो, तो पॉलीप्लाइडी जो तकनीक है जी सर, उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए ताकि हम सीडलेस फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर सकें? जी सर, इसमें हम एज ए ट्रिप्लॉइड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ट्रिप्लॉइड जब यूटिलाइज करते हैं तो फर्टाइल गैमिट्स बनने के चांस कम रहते हैं, और जब फर्टाइल गैमिट्स नहीं बनते तो चांसेस रहता है कि सीडलेस प्लांट हो। चलिए अच्छी बात है। जैसे आपने कहा बाजरा आपके खेतों में उगता है। जी सर। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बाजरे की फसल में कौन से प्रकार के रेस्पिरेशन से काम होता है, C3 या C4? सर बाजरा जो प्लांट है वो एक C4 प्लांट है, और इसी कारण जो CO2 का लेवल बढ़ा है और कम पानी में ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाता है। अनानास जो फ्रूट हमारा है उसमें कौन सा पाथवे यूज़ करते हैं? सर उसमें कैम्प साइकिल होता है। वो डिफरेंस कैसे है C3 C4 से, अंतर क्या हुआ उसमें? सर उसमें इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का बनता है, वहाँ पर भी 4 कार्बन का बनता है, लेकिन जो CO2 का फिक्सेशन होता है यहाँ पर दिन के समय होता है और वहाँ पर रात के समय होता है। उसमें से विशेष प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं जो रात में खुलते हैं, दिन में नहीं। चलिए अच्छी बात है। ये जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है पानी का या बाकी चीज़ों का, जी सर, तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या है? सर प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल्स के बीच में कनेक्टिव लिंक है, जहाँ से मैटर एक सेल से दूसरे सेल में मीन्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये क्या सभी प्रकार के पदार्थों के लिए है या फिर कुछ सिलेक्टिव पदार्थों के लिए है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ये कुछ सेलेक्टिव के लिए है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी रहती है उसके वहाँ पर, तो सेल मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से कंट्रोल करती है। अच्छी बात है। देखिए जो फसल है, मान लीजिए हम सरसों की बात करें या हम गेहूं की बात करें, इन्हें विंटर क्रॉप्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इनकी जो बीज हैं केवल विंटर्स में ही जर्मिनेट करते हैं? क्या रीज़न है? सर एग्जैक्टली जो मैं भी सोच पा रहा हूँ कि हर क्रॉप का जो फिजियोलॉजी रहता है एक्सप्रेशन का, जीन एक्सप्रेशन का, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो जो यहाँ पर जो जीन एक्टिवेट होती है जो सीड में एज ए प्लांट, एज ए इनका जो प्लूम्यूल एंड जो रेडिकल्स है वो इनके लिए एक पर्टिकुलर जो टाइम रहता है लगभग 15 से 17 के बीच में, वो इनको चाहिए डेवलपमेंट की स्टेज में। एक टर्म कहते हैं, क्या नाम है? फोटो पीरियोडिज्म। उसके अलावा एक और है वर्नलाइजेशन। राइट। ये बताइए जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे जो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर क्लाइमेट चेंज के कारण, चूँकि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में ये जो वर्नलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो धीमी होगी, और हो सकता है कि प्लांट्स का जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर ना हो पाए। तो क्या इससे खाद्य सुरक्षा पर चुनौती आएंगी? जी सर। किस प्रकार की? सर जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, अगर हम सीड अप्लाई करते हैं 1 kg और उसमें अगर 100 सीड्स है तो हो सकता है कि 90 या 80 सीड ही जर्मिनेट करें, और वर्नलाइजेशन की प्रोसेस 10 सीड्स उसको इम्प्लांट अपने अंदर नहीं कर सके, तो उसके कारण जो प्रोडक्शन है वो लेवल फ्यूचर में घटेगा। एक प्रश्न है, हम जब प्लांट ब्रीडिंग करते हैं एक टर्म आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसका मतलब क्या है? सर म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सेल्स में जो DNA रहता है उसमें हम गामा रेडिएशन या एक्सरे और डिफरेंट ऐसे म्यूटेजेंस का उपयोग करते हैं जो ओरिजिनल जो DNA रहता है उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर दे। तो उसके कारण कोई भी पर्टिकुलर जीन में अगर चेंज होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। तो
कोई जीन अगर ससेप्टेबल है, जो प्लांट को ससेप्टेबल बनाता है ड्राउट के लिए, तो मीन्स पानी के लिए ससेप्टेबल ज़्यादा है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट मर जाएगा। लेकिन अगर उस जीन में म्यूटेशन ऐसा हो गया कि वो जीन एक्सप्रेस कम कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो प्लांट पर्टिकुलर उस ड्राउट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, आप किसी ऐसे सब्सटेंस का नाम दीजिए जिसको हम कहते हैं म्यूटाजेन, जो रेडियो एक्टिव हो। कोबाल्ट 60। एक और सर अभी तो मैं यही सोच चलिए, रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रहलाद जी सर। आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी लिया हुआ है और एमएससी भी की हुई है उससे, जी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहती है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर्स का यूटिलाइज करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, डिफरेंट हमारा आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं, डीएपी, यूरिया। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होंगे तो जी। प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी? सर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि किस लेवल पर हमें यूटिलाइज करना है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट अच्छा, अभी है। भारत के किस पड़ोसी देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट किया था फिर बाद में बैक ट्रैक कर लिया? सर इसमें श्रीलंका है, जिसने कम्प्लीटली अपने यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है उनको बैन किया था। लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई डाटा नहीं था उनके पास कि किस वे में तो फेज क्या वाइज। वजह थी? उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ खास रुचि थी वहाँ, या किसी और संकट से बचने के लिए किया गया था? सर चूंकि जो वो देश है वो एक आइलैंड है, और वहाँ पर अगर ऑर्गेनिक यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं तो उसके कारण हो सकता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके कारण। मतलब एनवायरमेंटल रीजंस थे या इकोनॉमिक रीजंस थे इसके? सर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्लाइमेटिक रीजन मैन है। अच्छा, वैसे वहाँ फॉरेक्स की कमी थी, आप इसको देख लेना। जी। मुझे ये बताइए कि जो श्रीलंका में संकट है उसमें भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, फिर भी ऐसे आरोप लगे हैं श्रीलंकन मीडिया में कि भारत इसका फ़ायदा उठा रहा है। भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लंबे समय तक पेंडिंग थे उनको अब श्रीलंका सरकार पे दबाव देकर उनको साइन करवा लिया गया है। सर जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट की हमेशा जो नीति रही है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, और इंडिया हमेशा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से वहाँ पर हेल्प करता रहा है। और उसने इंडिया की गवर्नमेंट की जो नीति रही है वो कभी भी जब भी कोई देश ऐसी परिस्थितियों में आता है तो उसकी विशेष परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं उठाता है, इवन दो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी हेल्प करता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है? जी, मुझे नहीं लगता सर ऐसा है। अच्छा, और ये अगर यूक्रेन मसले पे मैं आपकी राय जानना चाहूँ कि भारत लगातार जो न्यूट्रलिटी वाला स्टैंड लिया है वो कहीं ना कहीं रशिया के पक्ष में ही है, क्योंकि रशिया भारत के स्टैंड से काफ़ी खुश है और वेस्ट नाराज़ है, तो ऐसा लगता है कि न्यूट्रल होना भी रशिया का समर्थन करने जैसा है। तो आपको क्या लगता है कि मोरालिटी के प्लेन में अगर देखें तो ये कितना सही है? सर कोई भी ऐसा इशू रहता है तो किसी भी देश का सामने दो जो सबसे मेन जो इंटरेस्ट रहता है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट रहता है। और चूँकि 1971 में इंडिया एंड रशिया का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हो चुका है, 2000 में हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, और रशिया हमारा काफ़ी जो क्लोज एलाई है। तो आपको इसमें कोई चीज़ गलत नहीं लगती? जी सर, इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वो यूक्रेन की तरफ भी है। इंडिया ने हमेशा जो वायलेंस है उसको कंडेम किया है, साथ ही में इंडिया का हमेशा रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के द्वारा इसको सुलझाया जाए, ना कि वायलेंस के द्वारा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने तो एग्रीकल्चर पढ़ा है, अगर राजनीति में आज के डेट में किसी को सफल होना है या ब्यूरोक्रेसी में भी सफल होना है तो एग्रीकल्चर AGRI ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या AGREE वाला एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर क्या मैं दोबारा क्वेश्चन? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर AGRI, ठीक है सर। ये तो एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, और एक एग्रीकल्चर होता है जिसमें आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, AGREE। एग्री। हाँ, एग्रीकल्चर क्या ज़्यादा ज़रूरी है? सर इंडिया में अगर राजनीति में सफल होना है तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर हमेशा एक मेन कंसर्न रहा है इंडिया की पॉपुलेशन में, किसानों के मुद्दे को लेकर, और वो हमारी जो राजनीति है उसको काफ़ी हद तक उसको इम्पैक्ट करता है। तो एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से नॉलेज, किसानों के क्या क्या कंसर्न हैं, उनके लिए कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, तो इसके लिए एग्रीकल्चर फार बेटर देन एग्री। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। प्रहलाद, स्प्रिंटिंग और रनिंग जी मैम। दोनों में क्या फ़र्क होता है? जी मैम, रनिंग एक ब्रॉड एरिया है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है स्प्रिंटिंग। रनिंग में धीरे रनिंग करते हैं, और स्प्रिंटिंग में जैसे 100 मीटर रहता है
तो उसको जितना फास्ट आपकी एफिशिएंसी है उससे आप दौड़ो। तो जैसे मैं दौड़ता हूँ तो मेरा 11 सेकेंड है 100 मीटर। 100 मीटर जी। अच्छा, और कभी कभी आप ऐसे नॉर्मल वाली रनिंग करते हैं? जी, वो तो उसका पार्ट है। हाँ, उसका पार्ट तो है स्प्रिंटिंग, मतलब तेज दौड़ना। जी मैम, विदाउट रनिंग आप पहले बॉडी को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो। हाँ, मतलब फिजिकल फिटनेस बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी स्प्रिंटिंग में अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए। कौन से शूज़ हैं जो दौड़ने के लिए सबसे अच्छे हैं? जी मैम, मैं जो यूज करता हूँ स्पाइक शूज़ है। क्या खासियत होती है उनकी? मैम उसमें नीचे स्पाइक्स लगे हुए रहते हैं, कांटे। तो जब भी हम उनको यूटिलाइज करते हैं तो जो नीचे पैर हैं उसको मैं बहुत ऐसे रखता हूँ। हाँ। और वो ज़मीन में धंस जाते हैं। हाँ, तो उससे आपको तो सपोर्ट उससे मिलता है। मुझे सपोर्ट मिलता है, उससे बहुत आगे की तरफ रनिंग के लिए। जैसे मैं जब दौड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। तब तो आपको मतलब शूज़ के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। ये बताइए, मेमोरी फोम टेक्नोलॉजी क्या है स्पोर्ट्स शूज़ की? मेमोरी फोम, जब भी हम शूज़ लेते हैं मैम, तो उसमें पहले क्या होता था कि जो एक फोम नीचे एक सपोर्ट सिस्टम लगता था, तो उसमें गद्दा टाइप हमें बहुत टफ लगता था वो। आजकल जो नीचे आया तो हमें पता नहीं लगता कि हमने जूते किस टाइप के पहन रखे, बिल्कुल एक बहुत आरामदायक सिचुएशन पैदा होती है उसको पहनने के बाद। तो ये मतलब कि लाइट वेटेड शूज़ रनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, जिनमें वजन कम है। ठीक है, कुकिंग को भी आपने अपनी हॉबी लिखा है। जी मैम। क्या बनाते हैं आप, वेज नॉन वेज? मैम मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं गाजर का हलवा, खीर एंड नॉर्मल सूजी का हलवा ये सब बना लेता हूँ। और रोटी सब्जी मैं खुद के लिए प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा, मतलब मीठा बनाने के शौकीन हैं आप? जी, कभी कभी। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए, फास्ट फूड और जंक फूड में क्या अंतर है? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि फास्ट फूड जंक फूड हो सकता है, लेकिन जैसे हम बर्गर एंड पिज़्ज़ा खाते हैं तो ये फास्ट फूड भी है। और जंक फूड जो हमारे शरीर में जाने के बाद वो उसके कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ उसके ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं और फ्यूचर में हमारी जो लीवर है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। अच्छा, ठीक है। आप क्योंकि कृषि की बात हो रही थी, आप ये बताइए कि भारत में कृषि क्षेत्र में IPR से संबंधित क्या विवाद रहे हैं? जी मैम, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जो इंडिया में विवाद है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये पेटेंट करवा ली थी कुछ वैरायटीज़ को। अगर प्रीवियस एक केस देखें हम, एक कंपनी थी जिसने FC5 जो वैरायटी थी उसका पेटेंट था और किसानों ने, गुजरात के कुछ किसानों ने उगवा लिया था, तो उनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो IPR है वो किसानों के हित के लिए नुकसानदायक है। किसान चाहकर भी उस वैरायटी को नहीं उगा सकते। अच्छा, भारत में इतने बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना? लेकिन उसके बाद में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें कृषि के क्षेत्र में कुछ खास हो नहीं पाया है ना? इतना सारा रिसर्च होता है सब कुछ, उसके बाद भी क्यों है ऐसा? जी मैम, इसमें जो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है लैब टू लैब। तो लैब में वर्क होता है, जैसे इस साल 712 वैरायटीज़ निकली है जिसमें लगभग 40 वैरायटी ड्राउट रेजिस्टेंट है। तो इस जो सिचुएशन है लैब टू लैंड के लिए हमने KVK खोल रखे हैं। जो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें लगभग 731 KVKs हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट से वो एक तहसील ब्लॉक लेवल पे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमें रूरल एरिया, गांव, उन तक उनकी पहुंच अभी तक पूरी तरह हो नहीं पाई है। तो हमारी जो वैरायटीज़ है उनको किसान तक नहीं पहुंच पा रही। सेकेंड, जो वैरायटीज़ है हाई यील्डिंग वैरायटी और जो हाइब्रिड वैरायटी जो ड्राउट रेजिस्टेंट है, उनका कॉस्ट जो रहता है वो भी ज़्यादा रहता है और जो सीड है उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तो किसान को पहले तो सीड महंगे मिलते हैं, फिर उनको तक पहुंच नहीं हो पाती और कई बार एक किसान को डुप्लीकेट सीड मिल जाते हैं। तो एक बार जब उसका एक जो एक्सपीरियंस अगर गलत हो जाता है तो दोबारा वो फिर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, वो देसी वैरायटी यूज करेगा। अच्छा, और कृषि ऋण से संबंधित क्या समस्याएं हैं? जी मैम, कृषि ऋण की अगर हम बात करें तो इसमें जो समस्या है कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हमने बना रखा है। कुछ किसान के पास लैंड होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है, फर्स्ट। सेकंड, किसी के टाइटल्स नहीं है। किसान तो है लेकिन वो टेनेंसी फार्मिंग करता है, तो उसका इश्यू आता है ऋण लेने में। और ज़्यादातर जो किसान है वो बैंक में जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी है वो देना पड़ता है, तो उनको उसमें चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो जो साहूकार है गाँव में उससे ऋण लेते हैं और उसकी दर काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसके कारण वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है
और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डेप्थ ट्रैप के कारण लगभग इस बार का एनआरसीबी जो डाटा है उसमें जो 10,000 टोटल जो फार्म लेबर है एंड किसान दोनों ने आत्महत्या की है। अच्छा, थैंक यू। प्रहलाद जी सर। आप प्रहलाद भी हैं, नारायण भी हैं, ये बताइए कि जो हमारे यहाँ दशावतार की संकल्पना है। जी सर। सुना होगा आपने? सर सुना है। सुना है। और आपने धरती पर जीवन का विकास उद्विकास की कहानी भी पढ़ी होगी, डार्विन की। जी। तो इन दोनों में आपको कोई समानता दिखाई देती है अगर कंपैरिजन करें तो? सर एग्जैक्टली मुझे दशावतार का पता नहीं है कि वो दशावतार कौन कौन से हैं, लेकिन डार्विन के बारे में बता सकता हूँ। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने दिया था? जी। अच्छा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो सबसे बेहतर लक्षणों को उपार्जित करेगा, मीन्स जो सबसे बेहतर लक्षण आते जाएंगे जिस जीव में, वो अपनी सर्वाइवल को बेहतर करता जाएगा और वही जीवित रहेगा। और जो जीव उन लक्षणों को नहीं धारण करते, जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है एनवायरनमेंट की। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा पहली बार। जी सर। उसके बाद हम लोग अचानक आ गए या विकास के दौर से गुजरने के बाद आए? सर जो ह्यूमन बींग्स है उनको आने के लिए काफ़ी जो नए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। हाँ, तो वो क्या सीक्वेंस रहा है जीवन का विकास का? जी सर। शुरू में ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहले जो पृथ्वी थी उसमें एक बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ। मीन्स जो पृथ्वी में विस्फोट? सॉरी पृथ्वी में नहीं, एक उसको बोलते हैं सर बिग बैंग, जिसमें बहुत एक छोटा परमाणु था जिसका डेंसिटी। वो परमाणु था? सर एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक ऐसा पदार्थ था जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत हाई था और उसमें विस्फोट होता है, बहुत सारी गैसें जनरेट होती है और धीरे धीरे फिर वो ठंडा होता है एंड कोसरवेट्स करके एक जो पदार्थ है उसका निर्माण होता है समुद्रों में। धीरे धीरे जो डिफरेंट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनका मिक्सअप होता है और नए प्रोटीन्स धीरे धीरे बनते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा CO2 का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 का निर्माण होता है? O2 का। अच्छा जी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। और धीरे धीरे जब एक एंड इसमें RNA वर्ल्ड की हाइपोथेसिस भी दी जाती है कि प्रोटीन एंड DNA के आने से पहले RNA आया है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया जी। उसके बाद कौन आया? सर ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद कुछ प्रोटोजोअन्स। ठीक है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद सॉरी फिश, फिर रेप्टाइल्स। फिश के बाद डायरेक्ट रेप्टाइल्स आ गए? जी। अच्छा। एंड उसके बाद बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स है, निएंडरथल। रेप्टाइल के साथ ही ये लोग आ गए? सर इनको आने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन पूरी उसके बीच में कौन आया? डायनासोर्स भी आए थे सर। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में क्या अंतर होता है? सर हाइड्रोपोनिक्स में जो क्रॉप्स हम लगाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्रॉप? नो सर, वाटर। अच्छा। और उसमें हम तो लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहता है। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर देते हैं जितने भी NPK है, और जो प्लांट है वो विदाउट सॉइल इसको यूज मीन्स ग्रो करते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक अधिकारी के रूप में आपके पास अगर चुनौती ये आती है कि आप किसी इलाके में हैं, वहाँ पर लगातार कुछ अकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। जी सर। वहाँ पर भूखमरी की समस्या है और देश में इतने कोई खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं है कि वहाँ पर पूरा किया जा सके, क्योंकि लगातार कई सालों तक ऐसी स्थिति है। जी सर। आपके पास एक विकल्प आता है, और विकल्प क्या मतलब लगभग आपको एक आदेश आता है कि इस फसल की खेती करो, ये सूखा प्रतिरोधी फसल है। लेकिन समस्या ये है कि उसके साथ बहुत सारी स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, पैदावार बढ़ जाएगा, भूख मिट जाएगी, लेकिन कई तरह की नई बीमारियां उस पर जो खाएंगे उनको फैल जाएगी, और नहीं देते हैं तो भूखमरी से मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या आप क्या करेंगे? सर ऐसी स्थिति में पहले मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचूंगा। अगर मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है और केवल उसी क्रॉप को उगाने का विकल्प बचता है तो फिर मैं उसको अलाउ करूंगा। ठीक है प्रहलाद। थैंक यू सर। प्रहलाद यार, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी रिसर्च आपकी है, इतनी अच्छी पढ़ाई है। जी सर। आप जैसे व्यक्ति को तो कुछ एग्रीकल्चर में नया काम करना चाहिए, जैसे कुरियन साहब ने दूध के क्षेत्र में किया, वैसा कुछ आप एग्रीकल्चर में करते। आप IAS क्यों बनना चाह रहे हैं? IAS तो बहुत छोटा काम है आपके सामने। सर एग्रीकल्चर में रिसर्च करता मैं, और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं डिसीजन लेता
तो मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टर बनने में 30 साल लगते, जब मैं अपनी उस एज में होता जहाँ पर मुझे मेरा जो कैपेसिटी है 24/7 काम करने का वो कहीं नहीं होता। लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मुझे एक अथॉरिटी मिलती है काम करने की, तो जितना भी जो बेटर रिसर्च है जो मैंने देखा है, महसूस किया है, और जो अच्छी अच्छी वैराइटीज़ है जो मेरे इंस्टीट्यूट में बन रही है, उनको मैं पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ बेहतर तरीके से। लेकिन IAS बन के हो सकता है वो कहीं कलेक्टर बना दें। जी सर। फिर हो सकता है कि शिक्षा विभाग में डाल दें या किसी संस्कृति विभाग में डाल दें। क्या गारंटी है कि एग्रीकल्चर में काम कर पाएंगे आप? जी सर, इसमें जो मैंने सोचा है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो साइंटिस्ट्स हैं, अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में रहूं तो उसको यूटिलाइज कर सकता हूं मैं एग्रीकल्चर में एज ए। उनके जितने भी सजेशंस हैं उनको डायरेक्टली हम लिंक कर सकते हैं फार्मर से, किसी न किसी फ़ोन लाइंस के थ्रू कोई। तो उसके लिए IAS बनने की क्या ज़रूरत है? जी सर, IAS बनने से जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मैंने देखा है कि अगर हम किसानों को डायरेक्टली जाके बताते हैं तो ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं कम रहती है, लेकिन एक IAS के रूप में जब हम किसी फील्ड में काम करते हैं तो हमारी जो बात रहती है उसका एक्सेप्टेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? सर, नेचुरल जस्टिस में हम जो प्रक्रिया रहती है, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी लॉ बना है, उसकी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया है, उसकी बजाय हम जो अवेलेबल सबसे बेस्ट जो सिचुएशंस है उनके आधार पे डिसीजन करते हैं। नेचुरल जस्टिस होता है मीन्स किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को फॉलो किए बिना हम नेचुरल आधार पे अगर कोई जस्टिस करें। हमारे संविधान का कौन सा हिस्सा है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता? सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 9th शेड्यूल है, उसका संशोधन नहीं हो सकता? जी, अगर उसमें कोई भी प्रावधान डाला गया है और उसका एक बार जुडिशियल रिव्यू हो चुका है तो फिर दोबारा उसमें संशोधन नहीं हो सकता। पक्का? और जो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान में उनका संशोधन नहीं हो सकता सर। आप प्रहलाद हैं, नारायण हैं। जी सर। भारत में कहते हैं कि वैष्णव धर्म जब आया और जब वैष्णव धर्म उत्तर भारत पहुंचा 13, 14, 15 सेंचुरी में, तो पहली बार हमारे यहाँ भक्ति की बयार आ गई और एक तरह से हमने उस समय के इस्लाम और ईसाईयत को हिंदू धर्म की ओर से एक चैलेंज देने की स्थिति अख्तियार कर ली। क्या आपको लगता है कि वैष्णव धर्म का ये महत्व जो कुछ लोग बताते हैं वैज्ञानिक है? और फिर ये बताइए कि उस वैष्णव धर्म के विकास में एक खास व्यक्ति की भूमिका थी जिनको हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सम्मान दिया है। वो कौन है, उनकी क्या भूमिका थी और वैष्णव धर्म की भूमिका क्या रही है हमारे भक्ति आंदोलन में? इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। सर, एग्जैक्टली कौन व्यक्ति थे उसको तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो वैष्णव धर्म था जिसके तहत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, एंड वैष्णव धर्म में जो नीचे साउथ में अलनार और नैनार जो समूह थे उन्होंने इस भक्ति आंदोलन को लीड किया और यहाँ से धीरे धीरे नामदेव, तुकाराम और डिफरेंट जो संत कबीर, इनके द्वारा धीरे धीरे ये जो नॉर्थ इंडिया भक्ति आंदोलन फैला। रामानुज कौन थे? सर, रामानुज एग्जैक्टली अभी तो मैं जो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। और मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, किसी का नाम सुना है आपने? जी सर, ये सभी साउथ में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है सर। इनके कौन कौन से संप्रदाय थे? सॉरी सर, ये तो मुझे पता कोई बात नहीं, आप क्योंकि आपका नाम इतना सुंदर है तो मुझे लगा आपको शायद पता होगा। कोई बात नहीं। प्रहलाद, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। मे कम इन सर? यस यस यस, आइए बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए बैठिए। अब इंटरव्यू हो गया मस्त से एकदम, अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं। कैसा लगा इंटरव्यू देके? ठीक लगा सर। आपकी एज क्या है? सर, मेरा एज है 29। 29। और ये इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं UPSC का? जी सर। अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। 4th अटेम्प्ट। क्या कितने अंक चाहिए आपको उस पद पे जाने के लिए जिस पे आप जाना चाहते हैं? सर, मुझे 150 चाहिए बस। क्या बात है, बाकी सब एकदम हो चुका है मेंस में ही? जी। वेरी गुड, वंडरफुल।
फिर तो आप IAS बन गए, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं क्यों सुझाव देना चाह रहा हूँ आपको? सर दे दीजिए। 150 तो बन ही जाएंगे। 150 में दिक्कत नहीं है भाई। आपकी एंट्री बहुत बढ़िया है जी सर। ड्रेस बहुत बढ़िया है, दिखते आप सुंदर हैं ही, तो वो सब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जी सर। आते ही मैंने आपसे कोविड पूछ लिया, क्योंकि आपकी बायोटेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड थी, तो कोविड पे भी आपकी ठीक जानकारी है। जी सर। तो कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन पूछा, वो भी आपने बढ़िया दिया, अच्छे से तैयार किया हुआ था आपने। एग्रीकल्चर कल्चरल रिलेशन पूछा, तो वो थोड़ा सा आप और बेहतर बता सकते थे कि सर एग्रीकल्चर क्या है। एग्री है क्रॉप, क्रॉप को एक खास तरीके से डेवलप करना, और कल्चर क्या है, समाज को एक ठीक तरीके से डेवलप करना, इसलिए कल्चर उसको बोल देते हैं जी। तो दोनों में ही व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को डेवलप करने की बात छिपी हुई है। तो ऐसा मतलब कुछ क्रिएटिव सा जवाब दीजिए, है ना, तो और अच्छा रहेगा। प्रहलाद वाली कहानी आपने ठीक सुनाई, थोड़ा सा और फिर से देख लीजिएगा, कहीं एक आध जगह लग रहा था कि आप अटक रहे हैं बीच में, तो आपका नाम ऐसा है, पूछेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद एग्रीकल्चर पर सर ने आपसे इतने सवाल पूछे, हमने शुरू में बात कर ली थी कि एग्रीकल्चर कौन पूछेगा, बोले मेरे पास है बहुत सारा जखीरा है पूरा, लेकिन आपने मतलब ऐसे जवाब दिए कि हम दंग रह गए, एक एक सवाल का सटीक जवाब। थैंक यू सर। मतलब एकदम आत्मतृप्त कर दिया आपने एग्रीकल्चर पे, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। और उसके बाद जब मैडम ने भी पूछे सवाल, तो सारे स्प्रिंट रनिंग उन सब पे आपकी बड़ी अच्छी कमाल थी। ये ज़रूर है कि जब इन्होंने पूछा वो मेमोरी फॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है, मेरे ख्याल से वो ये है कि आपके पैर को मतलब याद कर लेता है। जूता जो है ना, जूते में आजकल चिप्स आती हैं जो आपके पैर के आकार को याद कर लेती हैं, उसी के हिसाब से फिर वो सेट रहता है ताकि आपके पैर को आराम मिलता रहे। तो वो आपने नहीं बताया, लेकिन आपने जब कहा कि मैं स्पाइक से उड़ता हूँ तो हमें खुशी हुई, तो उसी में वो बात चली गई। तो जब आप एक अच्छा आंसर देंगे, हंसा देंगे, तो वो एक दो पाप धुल जाते हैं उस समय, तो वो धुल गया। लेकिन हाँ, मेमोरी फॉर्म टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ है। तो यहाँ तक तो धुआंधार चल रहा था। जी सर। IR सर ने पूछा, IR भी आप ठीक से निभा के ले गए, उसमें श्रीलंका भी और यूक्रेन रशिया वो सब भी आपने ठीक से निभा लिया। फिर वो त्रासद मामला होना शुरू हुआ जब सर ने आपसे सवाल पूछे। जी सर। उन्होंने पूछा कि असल में जो 10 अवतार हैं विष्णु के, अब देखिए आपका नाम है ना, प्रहलाद भी नारायण भी है, शर्मा को ना भी काउंट करें तो प्रहलाद नारायण तो है ही। अब उसमें आप विष्णु के 10 अवतार अगर नहीं जानते हैं तो ये मतलब ठीक बात नहीं है जी। 10 अवतार टिप्स भी होने चाहिए ऐसे नंबर से। यस। और ये ना खूब प्रसिद्ध बात है कि जो लोग मानते हैं कि बहुत साइंटिफिक क्रोनोलॉजी है, वो इसको दिखाते हैं कि इवोल्यूशन के प्रोसेस से मैच करती है। जैसे शुरुआती अवतार मत्स्य अवतार है, तो वो जल का जीवन है, और सृष्टि की शुरुआत भी जल से हुई ऐसा माना जाता है। तो जल से जैसे जैसे हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है, वैसे वैसे आपको अवतारों का सीक्वेंस दिखाई देगा। ये बात जो वैष्णव धर्म के समर्थक हैं इस बात को ठीक से हाईलाइट करते हैं। अब आप वैष्णव धर्म के हैं या नहीं है, पर आपका नाम ऐसा है, सवाल तो आएंगे, बच नहीं सकते। तो 10 अवतारों को ठीक से पढ़ लो, इवोल्यूशन से लिंक पढ़ लो। अब 10 अवतार पता नहीं थे, इवोल्यूशन आपको ठीक से आता नहीं था, इनमें से कुछ भी आता तो रास्ता निकल जाता। 10 अवतार ने मना कर दिया, तो सर ने कहा ठीक है इवोल्यूशन बताओ। फिर उसमें फंस गए आप, बिग बैंग में फंस गए, परमाणु में हुआ कि अणु में हुआ, किस में हुआ, है ना। तो इवोल्यूशन आपके लिए एक संभावित एरिया है, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। जी ठीक है। इवोल्यूशन पे आके थोड़ा सा मामला फंसा, हमें लगा कि आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने केवल देखने के लिए कितना प्रभावित हम लोग आपसे हो रहे हैं थोड़ा और टटोल लें, तो मैंने पॉलिटी के 2 सवाल पूछ लिए। जी। उसमें आपका हिट विकेट हो गया, आप मतलब बोल्ड नहीं हुए, आपने खुद ही बैट मार दिया पीछे विकेट पे। नेचुरल जस्टिस अगर नहीं पता तो मेरे भाई सॉरी एक शब्द इतना बढ़िया बनाया गया है, जी। नहीं पता तो माफ़ी मांग लो, है ना। गलत नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस की प्रक्रिया के कुछ निश्चित नियम है, जैसे दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। जी। जज किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ या विरोध में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये कुछ नियम है, अगर वो नियम ठीक से नहीं लागू किए गए हैं प्रोसेस ऑफ जस्टिस में, तो जस्टिस नहीं हुआ ये माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 के आधार पर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर आपसे पूछा संविधान के कौन से हिस्से का संशोधन नहीं हो सकता, कहाँ से 9 शेड्यूल ढूंढ के आ गया। 9 शेड्यूल तो वो है, उसमें डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। संशोधन तो सरकार तो चाहती है कि 9 शेड्यूल के नाम पे सब खेल खेलते रहें।
फिर आपको याद आ गया कि फंस गया हूँ, फिर आपने कहा नहीं सर वो बेसिक स्ट्रक्चर। तो जहाँ जहाँ कमज़ोरी हो ना, माफ़ी मांग लीजिए, सर ध्यान नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ, पढ़ा था, रिवाइज नहीं कर पाया, ऐसा कुछ करके। गलत बोलने से लाख गुना अच्छा है कि मत बोलिए। जी सर। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ठीक ठाक जवाब था, बहुत सॉलिड नहीं था। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही मिली, लेकिन आप ये कहेंगे सर मेरा ख्याल है कि मैं किसी भी मिनिस्ट्री में काम करने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन जब मेरी स्किल्स का पता सरकार को लगेगा तो मेरा ख्याल है कि सरकार भी चाहेगी कि वो एक आईएएस के रूप में मेरे स्किल्स का प्रयोग करे। और मान लीजिए नहीं मिलता तो मैं जब आईएएस रहूँगा उस लेवल पे, तो जो व्यक्ति एग्रीकल्चर देख रहे होंगे, निजी स्तर पर बात हो सकती है, मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ, और हो सकता है मैं किसी और व्यक्ति से एडवाइस लूँ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अपना एक बड़ा योगदान दूंगा, ये मुझे विश्वास है। जी सर। क्लियर आंसर देना है। और आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, ये भी ठीक है कि मैं शायद एग्रीकल्चर में काम करके बहुत लंबे समय के बाद महत्वपूर्ण काम कर पाऊंगा। आईएएस बन के बहुत कम समय में अथॉरिटी की वजह से बड़े स्तर पर देश में परिवर्तन कर पाऊंगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी से बोलो, बिना किसी दबाव के बोलो। वैष्णव धर्म के बारे में आपकी जानकारी कम है, ठीक है? तो वो नयनार होता है, अलवार होता है, अलनार नहीं होता है, अलवार होता है। तो ठीक से पढ़ो। और अलवार नयनार के बाद सीधा नामदेव आ गए, 700 साल बीच में चले गए। उसी के बीच में रामानुज हुए, उन्हीं रामानुज के शिष्य रामानंद आगे चल के हुए, जिनके शिष्य कबीरदास थे। वल्लभाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, निम्बारकाचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए। ये 5 सेक्ट्स हैं वैष्णविज्म के। इन 5 के नाम, इन 5 की विचारधारा क्या है, ठीक से पढ़ लीजिए। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने कि रामानुज जी का प्रतिभा है ना, तो रामानुज की बड़ी महिमा है, तो उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत वहाँ से होती है, उनके नाम से होती है। थोड़ी सी फिलोसफी देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छी बातें क्या हैं? स्माइलिंग फेस है, कॉन्फिडेंस है, हर सवाल का जवाब है, विनम्र हैं, और आपसे बात करके मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आखिरी के 15 मिनट ना होते ना, आप तो टॉप कर गए थे आज। वो तो लास्ट में थोड़ा सा विकेट डामाडोल हुआ, वरना मैं तो अति प्रभावित हो गया था। जी सर। सजेशंस में 10 अवतार ठीक से पढ़ लेना भाई। वैष्णव परंपरा को एक दिन लगाओ, ठीक से पढ़ लो, नोट्स बना लो वैष्णव परंपरा के। जी सर। ठीक है? और ये जो वैष्णवों में और कहानियाँ हैं, उन कहानियों को भी थोड़ा सा, जो भागवत की कहानियाँ हैं, जैसे भागवत की पूजा जहाँ जहाँ होती है ना, उसमें जो कहानियाँ आती हैं, उन कहानियों को ठीक से पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगी। भागवत पुराण सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएंगे। विष्णु पुराण आपने जिक्र किया ही था। जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है? और इवोल्यूशन मैंने बता ही दिया। एक आप ना हिंदी को इंग्लिश में जो बोलते हैं, जैसे विकल्प्स, बहुत सारे विकल्प्स मेरे पास हैं, बहुत सारे कारणस हैं, ऐसे मत बोलो भाई, है ना? बहुत सारे विकल्पों में से एक चुनूंगा, बहुत सारे कारणों की बात करूंगा। वीडियो देखना ध्यान से, कई जगह हिंदी में आप एस लगा के बहुवचन कर देते हैं, तो बहुवचन नहीं बनाने हैं, है ना? बहुवचन बनाने हैं। और वैष्णविज्म मैंने बता ही दिया। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो आपका लेवल 190-200 के आसपास का है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है। जी। जो आज के इंटरव्यू में शुरू के 30 मिनट का था, अगर उतना ही होता तो मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ 190-195 से कम नंबर ना देता आपको। उसके बाद आपने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और अपने पैर पे दांत मारते गए, तो भी ज़्यादा कम नहीं हुआ, 15-20 नंबर कम हो गए उससे। जी। तो अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपकी रेंज, और आप 150 में आईएएस बन रहे हैं, तो 200 में तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, है ना? सर एक्चुअली वो जो सर के क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए तो मेरे नहीं थे, लेकिन मैंने जैसे 12th में मेरे पास बॉटनी था, तो उनमें कोसरवेट्स, डार्विन वाला, ये काफ़ी पढ़े हुए थे, तो मैंने कि इनका तो जवाब दे ही दूंगा। ठीक है, तो वो जहाँ भी डाउट लगे ना, जी, कहिए कि सर मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी। फिर पाप माफ हो गया आपका, फिर आप आराम से कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ डाउट है एक बार बोल दीजिए, पहले एक सेफ पैसेज लेके फिर बोलिए उसका आंसर, ठीक है? मतलब संभावना बहुत प्रबल है भाई, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना। तो बड़ी बात नहीं है कि आप इस बार मतलब सुर्खियों में, नाम अखबारों में आपका दिखाई दे, कोशिश यही करना। जी सर। ठीक है? कोई और डाउट आपके मन में? सर कोई डाउट नहीं है, और मेरा सर इस बार आईएफएस के लिए भी हुआ है, इंटरव्यू के लिए। क्या बात है, लेकिन हम तो आपको आईएएस ही बनते हुए देखना चाहते हैं। देखो, नौकरी तो एक ही आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं, ठीक है? कोशिश करो आईएएस बनने की इस बार। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।